जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके अगेंस्ट जब एक्शन लिया जाता है तो वो कहते हैं ये हमारा राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे राइट आपके बेसिक फंडामेंटल राइट है। कि आया उनका प्रोटेस्ट करना और गवर्नमेंट का एक्शन लेना, दोनों में कौन की थी? जिम्मेदारी है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दहशतगर्दी की दफ़ा है, इसका मकसद क्या था किसी बनाने? किस्म की ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वो अगर कंडक्ट हों, इनोसेंट डिक्लेयर होने के बाद जिस पर्सन ने उस पर ये सारा मामला किया, पर्चा करवाया, आया उसके अगेंस्ट लॉ में कोई वो एक्शन एक है? कलंदरा बनाएगा, एक रपट लिखेगा और वो फिर फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को कि इसने ये फॉल्स प्रोसिक्यूशन की थी और इसके खिलाफ 182 की कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद ज़ीशान अहमद अमान अल्ट्राजी प्रोडक्शन की जानिब से आज हम फिर मौजूद हैं इरफान हयात बाजवा साहब के पास, एडवोकेट हाई कोर्ट, मेंबर पंजाब बार एसोसिएशन और कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन। तो आज हमारा जो मौजू है उसमें हम इनसे डिस्कस करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो ये 780 दहशतगर्दी की दफ़ा है, इसका मकसद क्या था बनाने का, और आया जिस मकसद के लिए बनाई गई क्या ये उस मकसद को फुलफिल कर रही है या सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रही है? जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप ज़ीशान? ठीक है। बेसिकली 780 जो है ये 1997 में एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ और इसका बेसिक पर्पज़ यही था कि किसी किस्म की ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वो अगर कंडक्ट हों जिसको डिफ़ाइन किया गया इसकी सेक्शन 6 के अंदर। अगर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि इसको बाकायदा तौर के ऊपर एक स्पेशल कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होता है उसके ऊपर बेस करती है और एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, यानी इसका टाइम फ्रेम था विदिन 7 डेज़ केस जो है डिसाइड होगा। और जो केसेस इसमें फॉल करते थे वो ये था कि पब्लिक के अगेंस्ट, पब्लिक एट लार्ज के अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और उसके साथ साथ ऐसे एक्ट जिसमें अवामुन्नास के अंदर खौफ व हरास फैल जाए। और सेक्शन 6 में ना मुख्तलिफ पैरामीटर्स दिए गए, वो उसके अंदर अगर केस फॉल करता है तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 7 में है। और सेक्शन 7 को आम तौर पे समझते हुए, चूँकि हमेशा अगर आप देखें तो कोई ऐसा जुर्म हो तो जो जुर्म होता है ना वो सेक्शन लगती है। लाइक कोई बंदा मर्डर हो गया तो 302 लग गई ना पीपीसी में, लेकिन अगर हम 300 को डिफ़ाइन करें, कत्ल को डिफ़ाइन किया गया तो वो सेक्शन 300 में डिफ़ाइन किया गया। इसी तरह सेक्शन 7 जो है वो बेसिक पनिशमेंट है उस एक्ट की जो फॉल करता है सेक्शन 6 के अंदर और जो इनसिक्योरिटी ऑफ पब्लिक एट लार्ज से मुतल्लक हो, सेक्रेटेरियन हो और दीगर जो उसमें बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें दी गई हैं उसके अंदर भी फॉल करता है। तो वो फिर सेक्शन 7 लगती है और उसको फिर 780 की सूरत में लेके आया जाता है। अच्छा सर, इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है, जो आम बात है, ये दहशतगर्दी की दफ़ा 780 दहशतगर्दों के लिए ही बनाई गई थी ताकि दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जाए और दहशतगर्दी अदालत भी बनाई गई। तो अब इसमें अगर हम लोग 780 के केस को अगर हम देखें तो इसका एक बंदे पे 780 का लगना, उसके लिए क्या पहलुओं की ज़रूरत है? आया गन फायर किए हों, कितने किए हों, या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया हो? वो कौन सा ऐसा एक्ट होता है जिसकी जद में ये आती है? मैंने जिस तरह आपको पहले एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 6 के जो पैरामीटर्स हैं उसमें वो पूरा डिफ़ाइन किया गया है कि कौन बंदा कौन सा कोई एक्ट करेगा तो वो 780 का मुर्तकब पाएगा। इसमें गन्स का होना या फायर करना मीनिंग नहीं रखता। देखते हैं सीन ऑफ अकरेंस क्या है, प्लेस ऑफ अकरेंस क्या है और डिज़ाइन ऑफ क्राइम क्या है। उसमें पब्लिक एट लार्ज के अंदर इनसिक्योरिटी के साथ है। अब आप देखें कि मैं वैसे इसको एक कह लें कि वो बात कुछ ऐसी है कि हम वकला के अगेंस्ट, आपने देखा होगा कि माजी करीब में बहुत सी FIR दर्ज हुई जिस पे वकला के अगेंस्ट 780 लगी। और वो जो लॉ मौजूद है, एक 2020 में जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने पैरामीटर्स तय कर दिए कि ये ऑफेंसेस जो यानी 780 इन सिचुएशंस में लगेगी, जिसके अंदर आप देखें कि एक उन्होंने कहा कि अगर पर्सनल वेंडेटा हो, मतलब एक शख्स है A और B है और वो दोनों आपस में जानी दुश्मन हैं और वो किसी बाज़ार में गुजरते हुए B A पे अटैक कर देता है इस नीयत के साथ कि मैंने A को जो है वो मर्डर करना है, और वो है चाहे बाज़ार में ही, लेकिन उसका बाज़ार में किसी दुकानदार या किसी पब्लिक के साथ रिवेंज नहीं है,
फायरिंग कर देता है, उसके नतीजे में ए मर्डर हो जाता है या कुछ होता है, तो 7 ATAs लग जाती हैं। उसके ऊपर भी उन्होंने डिफ़ाइन किया कि ये ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ये पर्सनल वेंडेटा था। इस पे फिर उसको डिलीट किया गया और बाद में हमारी एक लॉ के अंदर एप्लीकेशंस हैं सेक्शन 23 की, वो फिर ऑर्डिनरी कोर्ट में भी केस चले जाते हैं। इसी तरह ये जो 7 ATA पिछले कुछ दिनों में लगी है, और उसका जिस तरह मैंने बात की वकला के ऊपर भी लगी हैं, और उसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैं आपकी वसातत से बताऊंगा। आपने देखा होगा कि एक नाखुशगवार वाक़या है वो, उसको कंडेम किया जाता है, मैं भी उसको कंडेम करता हूँ, लेकिन एक्सेस ऑफ पावर्स में गवर्नमेंट ने लास्टली एक वाक़या थाना डिफेंस सी के हदूद में हुआ, जिसमें एक रोड एक्सीडेंट की सूरत में बच्चा जो है उसकी कार के साथ एक दूसरी कार टकराई, और उसके ऊपर लॉ जो है वो मौजूद है कि अगर एक बंदा रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है तो उसके ऊपर अगर किसी का वो सबब बन जाता है कत्ल का, तो वो एक इलीगल एक्ट कर रहा है और उसका सबब बनता है, तो 322 लगती है उसके ऊपर 322 की FIR दर्ज हुई। फिर स्टेट फंक्शनर्स हरकत में आए, उन्होंने विदाउट एनी लीगल एविडेंस उस पर 302 लगाई और फिर उस पर 7 ATA लगा दी। और वो बच्चा जो है वो जुवेनाइल भी था, और उसके साथ जो फिर स्टेट ने किया मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी में, वो एक बदतरीन मिसाल है गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ की। देखें अब वहाँ पे कहाँ पे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, रात का वो वकूआ था, गाड़ी एक टकरा गई, गफलत हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, लेकिन किस तरह 7 ATA और वो जो मर्डर की भी 302 की एविडेंस सब्सिक्वेंटली क्रिएट की गई, वो भी इन्वेस्टिगेशन में फिर इस्टेब्लिश भी ना हुई, तो ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी पे गया। और इस तरह जो लास्टली आप देखेंगे किसी एक ग्रुप को, एक सियासी ग्रुप को भी आप कह लें कि उनको पेनलाइज करने के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं उन पैरामीटर्स के ऊपर अगर आएँ जो 2020 की जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो इंसाफ का और प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस है वो पूरा होता है। तो 7 ATA का गलत इस्तेमाल और उसको मिसयूज़ करना, उसकी मिसाल तो पिछले कुछ सालों में मिल रही है। अच्छा सर, इसके अलावा जो भी हालात हाज़रा हमारा अभी रिसेंट एक डी चौक पे धरना चल रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, अब उसमें जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके अगेंस्ट जब एक्शन लिया जाता है तो वो कहते हैं ये हमारा राइट है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि जमहूरियत का हुस्न भी है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आया उनका प्रोटेस्ट करना और गवर्नमेंट का एक्शन लेना, दोनों में कौन ठीक है? देखिए, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो उस पे बैठे ऑफिशियल्स हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओथ लेते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे राइट आपके बेसिक फंडामेंटल राइट हैं। जो बेसिक फंडामेंटल राइट हैं उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट आके उस आपके वो भी स्नब करती है तो वो गलत एक्ट करती है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक एहतजाज करना या प्रोटेस्ट करना और पीसफुल प्रोटेस्ट करना वो हर शहरी का हक़ है। उसके ज़रिए वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के अपनी जो वो बात है वो अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने का एक मुमकिन ज़रिया समझता है। और अगर कोई पार्टी या कोई शख्स ये कहता है कि मैंने डी चौक के ऊपर करना है, तो उसकी इंतज़ामिया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए तो ये कह सकती है कि जनाब ये है, लेकिन उनके बेसिक राइट्स उसको नहीं रोक सकती। चूँकि आपने देखा कि लास्टली भी इंतज़ामिया ने, अगर आप इस्लामाबाद में देखें तो वो चाहे उनको डी चौक पे इजाज़त ना दी, लेकिन जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में गए तो कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको कहा कि नहीं ये इनका बेसिक राइट है, तो आप इनको जगह एलोकेट कर दें। फिर वो एक मखसूस जगह थी जिसके ऊपर फिर वो उनका जलसा हुआ। तो ये निशानदेही इस बात की शहादत है कि भाई बेसिक फंडामेंटल राइट है और उसकी प्रोटेक्शन स्टेट फंक्शंस की ज़िम्मेदारी है। और स्टेट किसी भी खौफ की वजह से पर्सनल एजेंडे के ऊपर उनको नहीं करने देते या वो बात सामने नहीं लाने देते, तो वो स्नब करते हैं उस राइट को। सर लास्ट क्वेश्चन, अब एक पॉलिटिकल रिवेंज है, ज़ाती रिवेंज है या कोई भी रिवेंज है जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स पे झूठी FIR या झूठी दफ़ा लगा देता है, जिसमें 7 ATA भी है या दीगर है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके कानून को धोखा दे देता है, तो अब जब वो बेचारा तो सरवाइव किया जिस पे लग गई,
जब वो इनोसेंट डिक्लेयर हो गया, इनोसेंट डिक्लेयर होने के बाद जिस पर्सन ने उस पर ये सारा मामला किया, पर्चा करवाया, आया उसके अगेंस्ट लॉ में कोई एक्शन है? जी ज़ीशान, मैं आपकी वसातत से ये बताऊंगा कि फ़ाल्स प्रोसिक्यूशन, इसको हम कहते हैं फ़ाल्स प्रोसिक्यूशन या मलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है। लॉ के अंदर ये है कि अगर किसी एक शख्स ने, लाइक ए है, उसने जाके मुतल्लिका एसएचओ को कहा कि मेरे साथ बी ने ये जुल्म और ज़्यादती कर दी है, और वो एक गलत किस्म की वाक़यात पे मबनी कहानी बयान करके उसकी एफआईआर का अंदराज करवाता है, और फिर जब पकड़ा जाता है वो बंदा जिसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई, तो पता चलता है कि ये तो फ़ाल्स प्रोसिक्यूशन है। फिर वो मुकदमा ख़राज की तरफ जाता है। जब मुकदमा ख़राज की तरफ जाता है तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि जो मुकदमा अखराज की तरफ जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको अखराज बनाएगा, एसएचओ उसकी तस्दीक करता है, डीएसपी फारवर्ड करके थ्रू एसपी उसकी अखराज रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जाती है, और लंदन मजिस्ट्रेट साहब अगर उसको एग्री कर लेते हैं तो उसको अखराज समझा जाता है, उसको रेड इंक के साथ फिर क्रॉस कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है कि 182 एक सेक्शन मौजूद है हमारे लॉ के अंदर, प्रोसीजर के अंदर मौजूद है कि जो बंदा फ़ाल्स प्रोसिक्यूशन करेगा उसके ख़िलाफ़ वही एसएचओ जिसके रूबरू उसने वो रिपोर्ट दी थी, वो एक कलंदरा बनाएगा, एक रपट लिखेगा, और वो फिर फारवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को कि इसने ये फ़ाल्स प्रोसिक्यूशन की थी और इसके ख़िलाफ़ 182 की कार्रवाई की जाए। उसमें वो बंदा फिर सज़ा भी होता है, 6 माह तक की उसकी प्रोसीडिंग्स भी है। सबसे बड़ा ही जो उसका नुकसान मैं समझता हूँ वो होता है, वो ये लिखा हुआ है कि फिर उस शख्स की एविडेंस एक्ट में मौजूद है कि अगर किसी शख्स के ऊपर ये साबित हो गया कि इसने फ़ाल्स प्रोसिक्यूशन की है और 182 उसके अगेंस्ट प्रोसीड हुई है, तो कल को वो किसी शहादत में बतौर गवाह नहीं आ सकता किसी केस में, यानी उसकी एविडेंस रिलायबल नहीं होगी। और साथ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर यू हैव अ राइट टू क्लेम डैमेजेस अगेंस्ट दैट पर्सन। वो है तो एक सिविल राइट, लेकिन उसकी अगर एविडेंस आपके पास मौजूद है तो आप सूट फॉर डैमेजेस फाइल करते हैं। और चूंकि ये एडमिटेड फैक्ट्स के ऊपर होता है, तो मैंने वो बहुत से सूट जो हैं वो फिर डिग्री होते देखे हैं, और वो भी उसकी एक रिड्रेसल होता है उस बंदे का जिसके ख़िलाफ़ फ़ाल्स प्रोसिक्यूशन हो। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपने वक्त दिया, ये बहुत बहुत मेहरबानी।